क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास बाबू आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण ह्यूम का 16वां क्लास है और ये क्लास बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया, ठीक ना। तो 4 क्लास में बाबू हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरी तरह से। आज आप लोग का एक्सरसाइज 3.4 का जो सवाल बच गया था उसको करवाएंगे और इसके बाद हम लोग 3.5 को स्टार्ट करेंगे बाबू। आज के ही क्लास में हम लोग करेंगे। तो क्या जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे क्लास में? क्या क्लास को कंटिन्यू किया जाए? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी 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 क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद बताएंगे क्या कंटिन्यू क्लास को किया जाए, सवाल को लाया जाए आपके सामने। जल्दी से बताइए बाबू। सर आप मेरा एक भी रिप्लाई नहीं देते हैं। कल बाबू लास्ट वाला जो क्वेश्चन, अर्नब कुमार जी क्या पूछना चाहते हैं बाबू, बताइए जल्दी से आप। कल बाबू लास्ट वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे थे, जो अधूरा छोड़ दिए थे, उसमें 10 x प्लस हमको y लिखना था, वहां पर 9 लिखा गया था। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे स्टूडियो का भी बहुत अभाव चल रहा है और इतना दबाव बना रहता है ना, तो थोड़ा भी इधर से देखते हैं कि इधर से प्रेशर बनने लगता है कि माइंड दूसरे तरफ भटक जाता है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हम लिखना चाह रहे थे कुछ और, लिखा गया कुछ और, ठीक ना। आइए सवाल को हम करते हैं बाबू, इसको पुनः आपको बताते हैं इस सवाल को। ये सवाल हम लोग कर रहे थे, सवाल क्या था? सवाल ये था बाबू, यही था ना? नहीं ये नहीं था, ये था सवाल, ये सवाल था बाबू। ये सवाल को हम लोग कर रहे थे, इसमें 3 सवाल आपका बच गया था। इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.4 का बाबू 3 सवाल आपका बचा हुआ है ना। चलो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। सवाल कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बाबू क्या है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो कहता हुआ संख्या ज्ञात कीजिए। बउआ देखो यहाँ पे ध्यान से, बउआ यहाँ पे ध्यान से देखो। अब 2 अंकों की जो संख्या होता है, देखो जैसे ये आपका क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो बाबू यहाँ पे इकाई अंक, इसको इकाई अंक बोलते हैं हम लोग, इसको इकाई अंक बोलते हैं। और यहाँ पे जो x है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दाहाई अंक बोलेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दाहाई अंक बोलेंगे। जैसे बाबू यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 अंक का संख्या 55 लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पे आपका इकाई अंक 5 है, दाहाई अंक भी क्या है? 5 है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20, बाबू 2 अंक की संख्या है, तो यहाँ पे इकाई अंक आपका 0 है, यहाँ पे दाहाई अंक कितना है आपका? 2 है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे मानना पड़ेगा बाबू आप सभी को इकाई अंक और दाहाई अंक मानना पड़ेगा। इकाई अंक x मान लेते हैं हम लोग और बाबू दाहाई अंक को हम लोग यहाँ पे दाहाई अंक को y मान लेते हैं। दाहाई अंक को क्या मान लेते हैं बाबू? हम लोग y मान लेते हैं। तो बाबू देखो संख्या जो 2 अंक का होता है ना, 2 अंक का संख्या का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना बाबू, 2 अंक की संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुना में दाहाई अंक। बाबू दाहाई अंक यहाँ पे y माने हैं, तो यहाँ पे 10 गुना y हो जाएगा। अब प्लस में होता है इकाई अंक बाबू, और इकाई अंक यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो बाबू आपका संख्या हो जाएगा 10y प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अगर बाबू हम आपसे बोले कि जब संख्या का अंक पलट देंगे, देखो बाबू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, ये आपका संख्या है, और संख्या का जब अंक पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? 52 बन जाएगा बाबू। तो जब भी संख्या के यहाँ पे अंक पलटेंगे बाबू, तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे संख्या का अंक पलटने पर, संख्या का अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी नई संख्या बराबर, बनी नई संख्या, बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो आप कहेंगे सर यहां से हो जाएगा 10 गुना में दाहाई अंक, तो बाबू यहाँ पे दाहाई अंक आपका x हो जाएगा, दाहाई अंक यहाँ पे आपका x हो जाएगा, और इकाई अंक हो जाएगा बाबू प्लस में, तो इकाई अंक यहाँ पे y हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका 10x प्लस का y हो जाएगा। यही आपका अंक पलटेंगे संख्या का, तो नई संख्या ये बन जाएगा आपका। समझ में आया? इतना तक तो बाबू आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? जल्दी से बताओ बाबू, इतना तक तो। अच्छा चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं बाबू, पुनः आप सभी को रिवीजन करवाया जाएगा, तो उस टाइम हम बता देंगे। यहां तक तो बाबू आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपका सवाल क्या क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपका कहता है कि अंकों का योग क्या है? अंकों का योग बाबू क्या है? 9 है। मतलब x और y का बाबू यहाँ पे योग जो है आपका 9 के बराबर है। अंकों का योग मतलब इकाई और दाहाई का योग जो है बाबू वो 9 के बराबर है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको मानेंगे हम लोग पहला समीकरण। इसके बाद देखो पुनः सवाल में कहता है, पुनः सवाल में क्या कहता है बाबू? इस संख्या का 9 गुना, देखो बाबू संख्या क्या था आपका? ये संख्या था, तो इस संख्या का
इस संख्या का 9 गुना, संख्या में बाबू 9 से गुना कर देंगे। इसके बाद कहते हैं आगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। मतलब बाबू पलटे, जब हम लोग संख्या को पलटे तो ये संख्या बना हम लोग का, ये संख्या बना, और इसका दुगुना क्या है बाबू, इसके बराबर है, इसके बराबर है, यही सवाल कहता है बाबू। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से बाबू सॉल्व करिए। इसमें 9 से गुना करेंगे तो 90y हो जाएगा, यहां से आपका 9x हो जाएगा बराबर, यहां से बाबू आपका 20x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। बाबू देखो यहां पे इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा, आप लोग इसको निकाल के बताओ तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, इसको बताएंगे क्या होगा, जल्दी से आप लोग निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो चलो बाबू यहां पे देखो, बाबू यहां पे इसको हम इधर लाते हैं, एक्स वाला को, और वाई वाला को इधर लाते हैं बाबू। देखो ध्यान से, तो यहां पे अगर इधर लिखा हुआ है क्या बाबू, इसको पहले लिखते हैं, एक्स वाला को हम पहले लिखते हैं कि वाई वाला को रहने देते हैं, वाई वाला को रहने दीजिए क्या बाबू, या इसको इधर कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा इसको इधर कर देते हैं। तो यहां बाबू देखो प्लस में आपका क्या है 20x है, और इसके बाद प्लस में आपका 2y है बाबू। इसको इधर करेंगे तो माइनस में 90 आपका हो जाएगा y, और इसको इधर करेंगे तो माइनस में 9x हो जाएगा, आप बराबर में 0। अब यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे, 20x में से 9x जाएगा तो 11x बचेगा, और बाबू यहां पे देखो प्लस 2y में बाबू 90y को घटाएंगे, यहां पे माइनस का 88y बचेगा बराबर में 0। यहां से बाबू 11 कॉमन ले ले, आप ले लीजिए सर, बाबू यहां से 11 कॉमन हो जाएगा, 11 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे आपका x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा 11 अठे 88, 11 अठे 88 मतलब 8y बचेगा बाबू, आप बराबर में 0। यहां से हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। अब बाबू ये बट्टा में आ जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर आपका, x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको बाबू हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए बाबू समीकरण 1 को देखिए आप, 1 में x वाला पद, और यहां पे 2 में देखिए बाबू x वाला पद क्या है बराबर है, यहां पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे बाबू, 2 माइनस का 1 करेंगे बाबू। देखो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 8y बराबर 0 है, और पहला समीकरण x प्लस y बराबर कितना है 9 है बाबू। अब यहां से आप घटाएंगे, यहां से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे बाबू, दोनों बराबर है लेकिन एक ही चिन्ह में है इसलिए घटाना पड़ेगा बाबू। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो ये प्लस है, तो ये भी माइनस, और ये भी प्लस है तो ये भी बाबू माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा बराबर बाबू, यहां से भी माइनस का 9, दोनों तरफ माइनस है, कट गया, y बराबर 9/9 कटेगा बाबू एक बार में, तो y का मान यहां पे कितना हो जाएगा आपके सर, y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया, y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखो समीकरण 1 में क्या करो या 2 में क्या करो, आप y का मान रख दो बाबू, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब बाबू समीकरण 1 अपने पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है बाबू, y का मान आप रखेंगे यहां पे, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा हम लोग का x का मान 8 हो जाएगा। तो बाबू संख्या आपसे पूछ रहा है, तो संख्या बराबर क्या है, आपके सर संख्या बराबर है 10y प्लस का x है, यही संख्या है बाबू। यहां पे y का मान, x का मान पुट कर दीजिए, y का मान 1 आया है, x का मान 8 आया है, यहां से हो जाएगा 10 प्लस का 8 बराबर कितना 18 हो जाएगा। संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपके सर, संख्या बराबर यहां पे 18 हो जाएगा। नहीं बाबू रिकॉर्ड क्लास नहीं है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बताओ जल्दी से, समझ में आया, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, समझ में आया, संख्या बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, संख्या बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए बाबू एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है बाबू यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 दिया गया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे संख्या 2 अंक का है, तो यहाँ पे बाबू 2 अंक की संख्या में इकाई अंक होता है और दहाई अंक होता है। यहाँ पे हमने इकाई अंक को बाबू x माना, देखो यहाँ पे इस प्रकार आपका संख्या है, यहाँ पे हमने इकाई अंक को बाबू x माना और दहाई अंक को क्या माना हमने y माना। बाबू देखो इकाई अंक x है, दहाई अंक आपका y है। इस संख्या को अगर बाबू आप लिखना चाहेंगे विस्तारित रूप में, मतलब इसका फार्मूला 2 अंक का संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 10 गुने y हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा यहाँ पे। मतलब बाबू ये आपका 2 अंकों की संख्या का फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 अंक की संख्या बराबर होता है 10 गुना में दहाई अंक प्लस में इकाई अंक होता है। तो ये आपका संख्या हो गया यहाँ से।
ये आपका संख्या हो गया बाबू। अब संख्या का जब अंक को पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगा, हम लोग का अंक पलट देंगे, पलटेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स वाई हो जाएगा, मतलब दाएं के स्थान पे एक्स हो जाएगा, इकाई के स्थान पे वाई हो जाएगा। तो बाबू यहां से हो जाएगा क्या आपका, यहां से हो जाएगा 10x प्लस का y हो जाएगा। ये बाबू आपका अंक पलटेंगे तो ये संख्या बनेगा। यहां पे संख्या बना है आपके, बिल्कुल सर बना है। अब सवाल में कहता है बाबू दोनों अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई अंक और दाएं अंक का योग कितना है, 9 है। एक x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद सवाल में कहता है इस संख्या का न गुना, बाबू इस संख्या का न गुना, इसमें 9 से गुना कर दिए और कहता है अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, मतलब अब इसका न गुना और इसका दोगुना क्या है, बराबर है। समझ में आया, संख्या का नगुना और संख्या का अंक पलटने से बनी संख्या का दुगुना क्या है, बराबर है। यहां से बाबू सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां से 11x माइनस 88y बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 11 आप कॉमन लेंगे बाबू तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या, 11 कॉमन हो गया तो x माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा। इस 11 को इधर भेज दीजिएगा तो x माइनस 8y बराबर 0 बटा 11 हो जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा। किसी संख्या से 0 में भाग देते बाबू तो क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब बाबू देखिए पहला समीकरण बाबू क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ पर x है बाबू और यहाँ पर भी क्या है, x है, x वाला पद बराबर है और दोनों एक ही चिन्ह में है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे बाबू यहाँ से y का मान आ जाएगा 1 और समीकरण 1 के अंदर हम क्या किए, y का मान रख दिए, x का मान 8 आ गया। हमसे संख्या पूछ रहा था, संख्या हमने क्या निकाला था बाबू, यहाँ से क्या लिखा था, हमने लिखा था 10y प्लस का x संख्या लिखा था। बाबू यहाँ पे y का मान पुट कर देंगे, x का मान पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया। यहां पे आप y का मान 1 रखेंगे, x का मान आप क्या रखेंगे बाबू, 8 रखेंगे तो आपका संख्या आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखा जाए नूनू, अगला सवाल देखा जाए, जल्दी से बताओ, आ जाओ इस सवाल पे। इस सवाल को देखो बाबू, कहता है मीना, और इस सवाल को बाबू कम से कम आप 1-2 बार जरूर अपने कॉपी में रिवीजन करना, ठीक ना। इस टाइप के सवाल को आप 1-2 बार रिवीजन करना जरूर, इस टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में। आ जाओ इस सवाल को देखो बाबू, कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट बाबू देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बाबू ध्यान से सुनना, रंजीत कुमार जी कहां पे गलत है बाबू, आप कहते हैं गलत है, सवाल का आंसर भी सही आ गया है, आप बोल रहे हैं गलत है? सवाल का आंसर भी 18 है, आप कैसे बोल रहे गलत है? आप ही के माध्यम से गलत हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे है? चलो यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पे आपको निकालना है 50 रुपया और 100 रुपया के नोट की संख्या आपको निकालना है बाबू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या को हम बाबू x मान लेंगे। मान लेते हैं x को नोट जो है बाबू 50 रुपया का निकाली, कौन, मीना, बैंक से। इसके बाद 100 रुपया का मान लेते हैं नोट, द्वितीय प्रकार का नोट निकाली है, 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट निकाली है बाबू, द्वितीय प्रकार का नोट निकाली है, ठीक ना। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या हमने x मान लिया और 100 रुपया की नोटों की संख्या को हमने बाबू y मान लिया। अब सवाल को बाबू देखिए गौर से, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है मीना टोटल कितना रुपया निकाली है, 2000 रुपया निकाली है बाबू। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट लिया है बाबू, कुल नोट की संख्या कितना है, 25 है। मतलब यहां पे बाबू अगर इसको देखा जाए 50 रुपया का कुल नोट x है बाबू और 100 रुपया का कुल नोट y है। मतलब अगर हम देखें यहां से तो बाबू दोनों नोट को मिला के टोटल कितना होना चाहिए, तो सवाल के अकॉर्डिंग 25 को होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू, x प्लस y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो बाबू ध्यान से, टोटल रुपया कितना निकाली है, 2000 निकाली है बाबू। देखो 50 रुपया का x नोट निकाली है, देखो जैसे 50 रुपया का x नोट निकाली है बाबू, अगर हम आपसे बोले कि 50 रुपया का अगर 5 नोट निकाली होगी तो टोटल कितना रुपया निकाली होगी, आपने सर 50 गुने 5 मतलब टोटल 250 रुपया निकाली होगी। अगर हम आपसे बोलेंगे कि 50 रुपया का 10 नोट निकाली होगी तो 50 गुना 10 टोटल 500 रुपया निकाली होगी। अगर हम आपसे कहेंगे कि 50 रुपया का टोटल x नोट निकाली है बैंक से तो 50 गुना x मतलब आप कहेंगे सर 50x टोटल धन निकाली होगी, टोटल रुपया निकाली होगी। बाबू यहाँ पे 50 रुपया का x नोट निकाली है, आप पहले लिखेंगे पुनः 50 रुपया का x नोट निकाली है तो टोटल रुपया कितना निकाली है, 50 गुना x मतलब 50x। अब देखो बाबू 100 रुपया का y नोट निकाली है तो 100 रुपया का y नोट तो टोटल रुपया कितना निकाली है, आपके सर 100 गुना y मतलब 100y और जोड़ के बाबू टोटल रुपया निकाली है कितना, 2000। तो 2000 जो होगा इसके बराबर हो जाएगा।
अब यहां से बाबू अगर कॉमन आप लेना चाहेंगे तो यहां से बाबू आपका 50 कॉमन हो जाएगा, यहां से आपका 50 कॉमन हो जाएगा, यहां पे बचेगा x बाबू और यहां पे बचेगा 2y। अब देखो यहां पे क्या बचेगा आपका प्लस का 2y बाबू बराबर में कितना 2000। अब यहां से काटेंगे तो x प्लस 2y बराबर आपका होगा 2000 बट्टा में कितना 50। अब यहां से आप काटेंगे 40 बार में कटेगा नूनू, कितना बार में 40 बार में, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको आप मान लेना समीकरण 2। अब देखो तो बाबू x वाला पद क्या है बराबर है, अब दोनों एक ही चिन्ह में है, विलोपन लगा दो। अब लिखो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे यहीं पे लिख देते बाबू समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं बाबू। समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 40 है नूनू, यहां पे गौर से देखो x प्लस 2y बराबर 40 है और एक क्या है बाबू x प्लस y बराबर 25 है। अब यहां से घटाएंगे हम लोग, देखो ध्यान से, यहां से हम लोग घटाएंगे बाबू तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहां से हो जाएगा y बाबू, 2y में से y को घटाएंगे y हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। y का मान 15 आया बाबू, y का मान कितना आया जल्दी से बताओ, कितना आया y का मान। आप कहेंगे सर कौन बोला है 400 होगा, 400 कैसे होगा रे बाबू, आप 50 से काटेंगे 2000 को तो 400 बार में कटेगा। देखो एक बच्चा करेगा 50 से सर काटेंगे तो 400 बार में कटेगा, कैसे कटेगा 400 बार में है? कैसे कटेगा 400 बार में रे नूनू, 50 गुने 40 क्या होता है 2000 नहीं होता है नूनू, तुम तो हमको ही कंफ्यूजन कर रहा है? तो 50 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा कि 400 बार में कटेगा, बताओ तुम लोग, हम ही को गलती करवा रहा है। चलो आ जाए बाबू यहाँ पे, अब इस y का मान क्या करेंगे किसी भी एक समीकरण के अंदर रख देते बाबू। आ जाइए यहाँ पे समीकरण बाबू एक के अंदर, समीकरण एक में क्या करते हैं हम लोग y का मान रख देते हैं। y का मान रखने पर आप कहेंगे सर समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 25 है सर, और y का मान सर 15 निकला है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान हो जाएगा सर 10, x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपया वाले नोटों की संख्या हो जाएगा कितना, तो बाबू देखो ध्यान से, 50 रुपया के नोटों की संख्या हम लोग x माने थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बाबू x माने थे, तो 10 को हो जाएगा 50 वाला, और 100 वाला कितना, तो 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बाबू हम लोग y माने थे, तो y का मान 15 आया था ना, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो तो टोटल नोट को मिला के नहीं पुर रहा है 25 को, पुर रहा है ना 10 15 25, तो बाबू ऐसे ही सवाल को बनाना है। देखो कैसे बनाना है, पहले आप 50 रुपया वाला नोट की संख्या मान लेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहता है 50 रुपया 100 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू इसको हमने x माना, इसको हमने y माना। आपके सवाल कहता है कि 50 कुल नोटों की संख्या क्या है बाबू, आपका सवाल कहता है कुल नोटों की संख्या जो है 25 को है, मतलब 50 रुपया और 100 रुपया वाला नोट को मिला के टोटल 25 को है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो गया, इसको समीकरण एक मान लिए। अब सवाल कहता है टोटल 2000 रुपया मीना निकाली है, तो बाबू 50 रुपया का x नोट निकाली है, तो 50 गुना x कर लेंगे, टोटल यहां से 50 रुपया का जो टोटल कितना रुपया निकाली होगी उतना यहां से आ जाएगा, और इसके बाद 100 रुपया नोट वाला कितना निकाली है, y को नोट निकाली है, तो टोटल रुपया 100 गुना y। अगर आपके पास 100 रुपया का नोट का 5 गो नोट है तो टोटल रुपया कितना होगा, 100 गुना 5 मतलब 500 रुपया। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे 100 का टोटल रुपया 100 गुना y कर लेंगे, अब 50 का टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50 गुना x, यहां से कुल मिला के कितना होना चाहिए 2000। बाबू इसको बराबर कर देंगे, 2000 के बराबर करेंगे, यहां से 50 कॉमन हो जाएगा, तो बाबू 50 कॉमन होगा तो x प्लस 2y बराबर आपका 2000 होगा। 50 से बाबू 2000 को काटेंगे 40 बार में कटेगा, तो x प्लस 2y बराबर 40 होगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। बाबू दोनों में क्या है, x पद बराबर है और एक ही चिन्ह में है बाबू, तो घटा देंगे समीकरण को, 2 में से 1 को घटाइए चाहे 1 में से 2 को घटाइए बाबू, बात बराबर होगा। तो बाबू घटा दिए 2 में से 1 को, यहाँ पे क्या हो गया x कट गया, यहाँ से बाबू 2y प्लस में y माइनस में, यहाँ से घटाएंगे बाबू 2y में से y को तो y आएगा, और 40 में से 25 को घटाएंगे 15 आएगा, y का मान 15 आ गया। इसको पुट कर दिए समीकरण 1 के अंदर बाबू, तो 1 के अंदर पुट किए तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 25 था समीकरण 1, यहाँ से y का मान 15 रखा तो x का मान कितना निकला 10 निकला। अब ये जो 10 है आपका 50 रुपया वाला नोट है, नोटों की संख्या है, और 100 क्या है बाबू, तो 100 वाला नोटों की संख्या आपका y है, तो y का मान 15 आया था, तो यहाँ पे आपका 100 रुपया वाला नोटों की संख्या 15 हो गया, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या 10 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बताओ अब आया समझ में,
जल्दी से बताओ नूनू, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, अभी सवाल को किया जाए, जल्दी से बताओ। ये भी सवाल एकदम इजी है बाबू, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, एकदम सवाल इजी है। और जितना भी सवाल आपको बताते हैं बाबू, इस सवाल सबको आप एक दो बार जरूर रिवीजन करना बाबू। इस देखिए, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा बाबू, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा। इस टाइप के सवाल को एक दो बार आपको बनाना पड़ेगा, आप खुद से रिवीजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आता। जब अ को सीखने में आपको लग गया बाबू एक सप्ताह लग गया, एबीसीडी को सीखने में जब आपको एक सप्ताह लग गया, तो ये तो बाबू सवाल है, इसको भी सीखने में टाइम लगेगा, इसको समझने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप रिवीजन करो बाबू, ठीक ना। चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है बाबू। देखिए, अगर आप किसी पुस्तकालय से बाबू बुक आप लेते हैं तो 3 दिन का एक नियत किराया है, 3 दिन का एक फिक्स किराया है बाबू। मान लेते हैं 3 दिन का किराया 100 रुपया है, ये फिक्स है कि आप 3 दिन रखेंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए आगे कहते हैं सवाल, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। देखिए, इसके बाद अगर आप जैसे मान लेते हैं आप 10 दिन बुक को रखे तो इसमें से 3 दिन तो आपको 100 रुपया लगेगा, लेकिन अतिरिक्त आप 7 दिन रखे बाबू तो प्रत्येक दिन को जोड़ के आपको किराया देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लेते हैं प्रत्येक दिन का किराया अतिरिक्त किराया y रुपया है तो 7 दिन अतिरिक्त रखे इसके अलावा, तो बाबू यहाँ पे आपको टोटल 7 गुना y आपको 7y रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार आपका सवाल है। आइए अब आगे देखिए, कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया बाबू। कहता है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ए बाबू देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन कहता है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, नियत किराया ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग नियत किराया माना कि नियत किराया बराबर नियत किराया को जो बाबू आपको निकालना है उसको मान लीजिए, उसको आप, ये क्या हो रहा है, किराया को बाबू हमने x रुपया मान लिया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को हमने y रुपया मान लिया बाबू, ठीक ना। क्या माना? y रुपया। अब देखो ध्यान से, अब सवाल को एकदम ध्यान से एकदम गौर से समझना। देखो सवाल को एकदम गौर से समझना बाबू। कहता है सरिता ने 7 दिन तक बाबू पुस्तक रखा है और इसके लिए कितना किराया दिया? 27 रुपया दिया। देखो बाबू 7 दिन तक पुस्तक रखा, एकदम ध्यान से समझना, 7 दिन तक पुस्तक रखा है तो 7 दिन में जो 3 दिन का किराया होगा बाबू वो आपका 100 रुपया होगा। नियत किराया 3 दिन का नियत किराया है बाबू, तो 100 रुपया देना पड़ेगा। और अतिरिक्त 4 दिन जो रखा है उसको बाबू प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा। मतलब बाबू 3 दिन 100 रुपया देना पड़ेगा, 3 दिन के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा, नियत किराया है। और बाबू 4 दिन जो अतिरिक्त रखा है तो 4 गुना, 1 दिन का किराया y रुपया है तो 4 गुना y, मतलब 4 दिन का इतना किराया देना पड़ेगा। टोटल 7 दिन का किराया कितना हो गया? x प्लस में 4y, और टोटल 7 दिन का किराया कितना सवाल में? 27 बाबू। यही ऐसे ही सवाल को बनाना है बाबू। 3 दिन का किराया हो गया x रुपया और अतिरिक्त 7 दिन रखा है तो 4 दिन अतिरिक्त हो गया तो 4 गुना y, मतलब 4y रुपया, और टोटल कितना? 27। टोटल 27 दिया है बाबू, ठीक ना। अब ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण आप बताओ तो क्या होगा? दूसरा समीकरण क्या होगा? तो आप इनका देखिए, सुशी जो है 5 दिनों तक पुस्तक रखती है और किराया 21 रुपया देती है बाबू। देखो 5 दिन तक पुस्तक रखी और किराया 21 रुपया दी बाबू। देखो 3 दिन तक का तो किराया 100 रुपया लगा होगा, नियत किराया 100 रुपया है तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया लगा होगा। और बाबू अतिरिक्त 2 दिन रखे हैं तो ये 2 दिन का किराया कितना लगा होगा बाबू? प्रत्येक दिन के हिसाब से लगा होगा y रुपया, मतलब 2 दिन का किराया लगा होगा 2y रुपया लगा होगा। टोटल मिला के कितना आपके सर? 21 रुपया। बाबू यहां से हम लोग लिखेंगे पुनः x प्लस यहां से हो जाएगा कितना बाबू? 2y, आप बराबर में लिखेंगे हम लोग 21। समीकरण ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या यहां तक कोई चीज का दिक्कत तो नहीं है बाबू? जल्दी से आप बताएंगे। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब विलोपन विधि लगा दो, x वाला पद यहां पे बराबर है और दोनों एक ही चिन्ह में है तो क्या करो? समीकरण को घटाओ बाबू। यहाँ पे समीकरण को घटाओ, आप लिखेंगे सर समीकरण 2 में से सर हम क्या करेंगे? 1 को सर घटा देंगे तो 2 हमारा क्या है? x प्लस 2y बराबर सर 21 है, और 1 क्या है सर? x प्लस 4y बराबर
सर हम लोग का कितना है 27 है सर। अब यहाँ पे घटाएंगे बाबू, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस बाबू, ये आपका माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप घटाओगे बाबू, एक्स एक्स यहाँ से कटेगा। अब देखो 2y में से 4y को घटाओगे माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 21 में से 27 जाएगा तो माइनस का 6 होगा बाबू। दोनों तरफ माइनस से कटेगा तो y बराबर 6/2 होगा। काटेंगे हम लोग 3 बार में कटेगा। y का मान कितना आया बाबू, y का मान आपका 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब बाबू हम y का मान किसी एक समीकरण के अंदर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं हम लोग। अब समीकरण 1 क्या है अपने पास, तो x + 4y बराबर 27 है बाबू। अब यहां पे y का मान 3 आया बाबू, तो x + 4 × 3 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो x बराबर आपका यहां से 12 आएगा बाबू। x + 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा बाबू, x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर x का मान यहां से आ जाएगा 15, x का मान कितना आएगा 15 आएगा। जल्दी से बताओ बाबू, x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 15, y का मान 3 आएगा बाबू। नियत किराया जो यहां पे होगा आपका 15 रुपया हो जाएगा, और बाबू अतिरिक्त किराया जो आपका होगा प्रत्येक दिन का वह 3 रुपया हो जाएगा। अब यहां से आप लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर कितना, 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना, 3 रुपया। किराया बराबर कितना, 3 रुपया। अब अभी आपको समझाते बाबू, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। किराया बराबर कितना, तो 3 रुपया। देखो बाबू, जैसे यहाँ पे जो है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो सरिता जो है 7 दिन के लिए बुक रखती है बाबू, तो नियत किराया तो 15 रुपया है। देखो यहाँ पे 15 रुपया हम लोग का निकला है, तो 3 दिन के लिए तो 15 रुपया हो गया बाबू, ये तो फिक्स है 15 रुपया लगेगा 3 दिन के लिए। और 7 दिन बुक रखती है बाबू, इसका मतलब 4 दिन इसको अतिरिक्त किराया लगेगा, और 1 दिन का किराया 3 रुपया है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4 × 3 मतलब 12 रुपया हो जाएगा। टोटल देखो किराया कितना हो गया, 15 12 27 रुपया। क्या इसको 27 रुपया नहीं लगा है किराया, टोटल लगा है ना। उसी प्रकार सुशी को देख लो, सुशी 5 दिन बुक रखी है, तो 3 दिन का तो 15 रुपया लगा होगा, 3 दिन का तो 15 रुपया लगा होगा। 2 दिन अतिरिक्त रख लिया बाबू, इसका मतलब 2 दिन का कितना, 2 × 6 रुपया, तो टोटल मिला कितना रुपया, 21 रुपया। नहीं आ रहा है 21 रुपया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बाबू। यहां पे यही चीज आपको करना था, माना कि नियत किराया मतलब 3 दिन का जो किराया है बाबू वो फिक्स है, तो नियत किराया को हमने x माना बाबू, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को हमने y माना। सवाल में कहता है सरिता जो है 7 दिन के लिए बुक रखती है बाबू, और किराया कितना देती है, 27 रुपया। तो बाबू 3 दिन का किराया तो x रुपया दी होगी, और 4 दिन जो अतिरिक्त रख ली है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से y रुपया के हिसाब से जोड़ के दी होगी, तो 4 दिन का टोटल कितना दी होगी, तो 4 × y मतलब 4y दी होगी बाबू। टोटल रुपया मिला के यहां से कितना होना चाहिए, 27, तो बाबू 27 के बराबर कर दिए। इसको समीकरण 1 मान लिए, क्योंकि 27 रुपया टोटल दिया है किराया, ये जो किराया होगा वो 27 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद सुशी जो है बाबू 5 दिन बुक रखती है, तो 3 दिन के लिए तो x रुपया किराया दी होगी, 2 दिन अतिरिक्त रख लिया है बाबू, और 1 दिन अतिरिक्त का किराया y रुपया, तो का कितना हो जाएगा, 2 × y मतलब 2y रुपया हो जाएगा। यहां से आपका 2y हो गया, दोनों को जोड़ दिए बाबू, तो टोटल किराया इतना हो गया। लेकिन सवाल में किराया टोटल कितना है, 21 है, तो ये बाबू 21 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। x वाला पद बराबर था, विलोपन लगा दिए बाबू, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए। आप 1 में से भी 2 को घटाएंगे बाबू तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा बाबू। 1 - 2 भी करेंगे तब पर भी आपका सवाल बनेगा। कर दिए बाबू, यहां से y का मान 3 आ गया, और इसको पुट कर दिए समीकरण 1 के अंदर, तो x का मान 15 आ गया। 15 जो आया बाबू यही आपका नियत किराया हुआ, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है बाबू y माने थे, तो y का मान 3 आया, तो आपका 3 रुपया हो गया। आया समझ में, जल्दी से बताओ बाबू। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इस टाइप का सवाल आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। चलो बहुत अच्छा बाबू, ये चैप्टर आप सभी का समाप्त हो गया। ये एक्सरसाइज बाबू, ये एक्सरसाइज आप सभी का समाप्त हो गया, ठीक ना। अब आपके पास इसमें बाबू 2 एक्सरसाइज आप सभी को पढ़ना है, 5 और 6 पढ़ना है, 5 और 6 आपको पढ़ना है, ठीक ना। ये 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है बाबू, जल्दी से इसको भी हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक ना। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज में बाबू प्रवेश करते हैं, ठीक ना। अभी अब हमारे पास 40 हुआ है, 6:40, तो बाबू हमारे पास अभी कितना समय बचा हुआ है, हमारे पास अभी 20 मिनट का समय बचा हुआ है। 20 मिनट में बाबू लगभग 2-4 सवाल हो ही जाएगा, ठीक ना। आ जाओ। लाइट ज्यादा दिख रहा है क्या, अब ठीक है, देख लो आप। अब एनसीईआरटी बुक चलता है आप लोग का,
एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ाते हैं। जो ओल्ड वाला बुक है ना बाबू, नया वाला बुक से नहीं, पुराना वाला बुक से हम पढ़ाते हैं, ठीक ना। पुराना जो बुक है उससे पढ़ाते हैं बाबू, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, नया वाला बुक में कम क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक ना, उसी से पढ़ाते हैं। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से बाबू किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में कहता है बाबू उसे वर्ज गुणन विधि द्वारा हल कहता ज्ञात करने के लिए। बाबू देखो, सबसे पहले आपको यहां पे चेक करना है, यहां पे जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है ये क्या है बाबू, इसका हल क्या है। हल अद्वितीय, अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक हल बाबू, केवल एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक हल। इसके बाद कहता है कोई हल नहीं। बाबू आप लोग को पता होगा अद्वितीय हल के स्थिति में बाबू क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। बाबू अद्वितीय हल की स्थिति में होता है ये कंडीशन। इसके बाद हम आपको बताए थे कोई हल नहीं होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उसके लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। बाबू ये कोई हल नहीं के लिए है कंडीशन। और इसके बाद आपको बताए थे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है बाबू, यही होता है। ये अद्वितीय अनगिनत हल के लिए है बाबू, इसको कहेंगे हम लोग अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल के लिए होता है कंडीशन, अनेक हल के लिए कंडीशन होता है। ये कंडीशन किसके लिए होता है, कोई हल के लिए नहीं, कोई हल नहीं, यहां से बाबू कोई हल नहीं। और यहां पे बाबू ये कंडीशन जो होता है वो केवल एक हल, केवल एक हल, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोलते बाबू। और इसी स्थिति में आप लोग को बाबू वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके आपको x और y का मान निकालना है। जब इस स्थिति में समीकरण का युग्म होगा बाबू तो आप लोग को वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का क्या करना है, मान यहां पे निकालना है। तो आइए बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एकदम समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है बाबू। जिनको लगता होगा कि क्या बता रहे हैं सर, ये सब तो पहले से भी बाबू बता चुके आप लोग को, एकदम समझ में आएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाबू, इसको समीकरण 1 मानोगे, इसको आप 2 मानोगे। यहाँ पे क्या है बाबू a1 का मान, तो आपने सर a1 का मान यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे a1 का मान कितना है, सभी लोग लिखो a1 का मान कितना है बाबू, x के गुना में 1 है बाबू, यहाँ पे a1 का मान। b1 का मान कितना, तो बाबू y के गुना में -3 है तो b1 का मान है। c1 का मान कितना, -3 है बाबू। इसके बाद a2 का मान, आपके सर a2 का मान 3 है, यहाँ पे b2 का मान -9 है, और c2 का मान कितना है बाबू, तो c2 का मान यहाँ पे -2 है बाबू। यहाँ से आप निकालोगे क्या, यहाँ से आप क्या निकालोगे, a1 बटा a2 निकालोगे बाबू, a1 बटा a2 निकालोगे। देखो यहाँ पे a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है तो 1 बटा 3 आएगा। इसके बाद आप b1 बटा b2 निकालोगे बाबू, देखो ध्यान से, b1 का मान -3, b2 का मान -9 है, यहाँ से काटोगे बाबू तो यहाँ से भी आपका 1 बटा 3 आएगा, यहाँ से भी 1 बटा 3 आएगा बाबू। और इसके बाद c1 बटा c2 निकालोगे तो -3 बटा -2, माइनस माइनस कटेगा 3 बटा 2 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो आपके सर यहाँ पे हो रहा है a1 बटा a2 बाबू, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, और ये बाबू बराबर नहीं है, दोनों का, दोनों के बराबर नहीं है। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा बताओ, इस कंडीशन में क्या होगा, तो कहेंगे सर इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का ऐसे लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। एक भी हल बाबू यहाँ पे नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे आप x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते बाबू। आपको x और y का मान ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि में, कब, जब अद्वितीय हल का स्थिति होगा तब बाबू, ठीक ना। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा बाबू, तब इस स्थिति में आप लोग को वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालना है बाबू। इसमें तो नहीं निकालेंगे, यहाँ पे तो कोई हल नहीं हो गया। चलो अगला देखो क्या है, अगला बाबू आपका ये है, यहाँ पे समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ पे इसको 2 मानेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू आप लोग, a1 का मान बताओ, a1 का मान कितना है, यहाँ से 2 लिखेंगे। b1 का मान बताओ कितना है, 1 है बाबू, और c1 का मान कितना है बाबू, देखो ध्यान से, इस 5 को इधर ले जाएंगे बाबू, माइनस में 5 हो जाएगा। इसके बाद a2 का मान बताओ कितना, आपके सर 3 है। b2 का मान बाबू कितना, आपके सर 2 है। और इसके बाद c2 का मान कितना बाबू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 8। अब यहां से बाबू आप निकालोगे, क्या निकालोगे, a1 बटा a2 बाबू, a1 का मान 2, a2 का मान 3। इसके बाद b1 बटा b2 निकालोगे, b1 का मान 1, b2 का मान 2। इसके बाद c1 बटा c2 निकालोगे बाबू, तो यहाँ पे c1 का मान -5, c2 का मान -8, माइनस माइनस कटेगा 5 बटा 8 होगा। यहाँ क्या हो रहा है बाबू, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है बाबू। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, आप लिखेंगे बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा समीकरण युग्म का
युग्म का क्या होगा, केवल, यहां पे लिख देते हैं, अतः समीकरण युग्म का क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं बाबू अद्वितीय हल। तो इस स्थिति में आप लोग को बाबू वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके, ठीक है ना, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे केवल एक हल हो रहा है बाबू, केवल एक हल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, आप देखो ध्यान से, अब यहां पे लिखोगे वज्र गुणन विधि से बाबू आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो बाबू इसके लिए आपको क्या बताए थे, यहां पे बाबू आप क्रॉस बनाओगे, क्या को क्रॉस, 3 को क्रॉस बनाओगे बाबू, क्या क्रॉस, 3 क्रॉस बनाओगे, और 2 क्रॉस के बीच में बराबर का चिन्ह रखोगे बाबू। अब देखो यहां पे आप लिखोगे एक्स, यहां पे लिखोगे वाई, यहां पे आप लिखोगे 1 बाबू। अब देखो यहां पे किसका कोएफिशिएंट लिखते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे बाबू, यहां पे हम लोग किसका क्या लिख रहे बाबू, पूजा कुमारी नहीं आया सर, क्या नहीं है बाबू, क्या नहीं आया, यहां पे किसका हम लोग कोएफिशिएंट लिखते हैं बाबू, गुणांक लिखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, यहां पे किसका हम गुणांक लिखते हैं, कर्तव्य कुमार, यहां पे बाबू हम किसका गुणांक लिखते हैं, y का लिखते, बहुत अच्छा बाबू, y का। अब बताओ तो y का गुणांक क्या है, इसमें बाबू 1 है, इसमें 2 है, यहां पे आप 1 लिखोगे, यहां पे आप 2 लिखोगे। यहां पे किसका गुणांक लिखते हैं हम लोग, यहां पे किसका गुणांक लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं अचर पद को लिखते हैं बाबू। और यहां पे देखिए पहला समीकरण में अचर पद क्या है बाबू, इसको इधर ले जाएंगे 5 को, तो माइनस का 5 अचर पद पहला पद में है बाबू, सॉरी पहला समीकरण में, पहला समीकरण में माइनस का 5 आपका क्या है, अचर पद। अब दूसरा समीकरण में बाबू इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8, तो यहां पे माइनस का 8 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे बाबू हम लोग x का कोएफिशिएंट को लिखते हैं, x का गुणांक को हम लोग लिखते हैं, और यहां पे x का गुणांक 2 है, और यहां पे क्या है बाबू, यहां पे 3 है, और लास्ट में y का कोएफिशिएंट 1 और 2, लास्ट में y का कोएफिशिएंट, पहले में जो लिखे होंगे, पहला बार में जो लिखे होंगे यहां पे, वही को बाबू हम लोग लास्ट में भी लिखते हैं। समझ में आया। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है बाबू, ध्यान से सुनना, यहां पे आप लिखोगे x बट्टा बाबू। अब देखो ऊपर से जब भी नीचे गुना करोगे, ऊपर से जब भी नीचे गुना करोगे बाबू, तो जिस चिन्ह में गुना करके आएगा उसी चिन्ह में आपको लिखना है बाबू। यहां से गुना करेंगे -8 आएगा, तो -8 ही आपको लिखना है। और नीचे से ऊपर जब गुना करेंगे, नीचे से ऊपर जब गुना करेंगे, जिस चिन्ह में आएगा उसका विपरीत चिन्ह में आपको लिखना है। बाबू यहां से गुना करेंगे, -5 2 का गुना, तो माइनस का 10 आएगा, तो -10 नहीं लिखेंगे बाबू, यहां पे प्लस का आप 10 लिखेंगे। नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो चिन्ह के बदल के लिखते हैं बाबू, जो चिन्ह में आता है उस चिन्ह को बदल के लिखते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गुना करते हैं तो जिस चिन्ह में आता है उसी चिन्ह में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद बराबर, यहां पे बाबू y है तो y बट्टा में, ऊपर से नीचे गुना तो जिस चिन्ह में आएगा उसी चिन्ह में, -15 आएगा बाबू, नीचे से ऊपर गुना जिस चिन्ह में आएगा उसका विपरीत चिन्ह में बाबू, यहां से -16 तो प्लस का 16 लिखना। इसके बाद बराबर, यहां पे 1 बट्टा बाबू, ऊपर से नीचे गुना तो 2 गुना का 4, नीचे से ऊपर गुना बाबू तो प्लस का 3, तो यहां पे आप माइनस का 3 लिखना। नीचे से ऊपर गुना करोगे तो चिन्ह जिस चिन्ह में आएगा उसका विपरीत चिन्ह में लिखा जाता बाबू, और ऊपर से नीचे गुना करते हैं तो जिस चिन्ह में होता है उसी चिन्ह में हम लोग लिखते हैं। पहले ऊपर से नीचे गुना करके लिखा जाता है हमेशा बाबू, हर स्थान पे आप लिखेंगे, और इसके बाद नीचे से क्या करेंगे, आप ऊपर गुना करेंगे, तो नीचे से ऊपर गुना करेंगे, जिस चिन्ह में आएगा उसका विपरीत चिन्ह में आप लिखेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, यहां से आप सॉल्व करेंगे, x बट्टा हो जाएगा, यहां से क्या प्लस का 2 हो जाएगा, यहां से y बट्टा प्लस का 1 हो जाएगा, आप बराबर में 1 बट्टा 1 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहां से क्या होगा, एक बार आप अब यहां से क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहां से क्या, अब करेंगे x बट्टा 2 के बराबर 1 करेंगे बाबू, 1 बट्टा 1 करेंगे, इसके बराबर करेंगे हम लोग, यहां से x बराबर आपका 2 गुना 1 2 हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे क्या करेंगे आप, y बट्टा 1 मतलब y बट्टा 1 के बराबर 1 बट्टा 1 के बराबर करेंगे हम लोग, y बट्टा 1 को 1 बट्टा 1 के बराबर करेंगे बाबू, यहां से y बराबर आपका हो जाएगा 1, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पे x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बाबू, यहां पे आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना, y बराबर यहां पे 1 होगा। यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ, इस टाइप के सवाल तो हम बहुत बार करवा चुके हैं बाबू, इस टाइप के सवाल तो हम बहुत बार करवा चुके हैं बाबू, और आप कहते हैं नहीं समझ में आया, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, ठीक ना।
आप बोलते हैं नहीं समझ में आया तो बहुत दुख की बात है, ऐसे फिर आएगा क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं बाबू। केवल एक हल की स्थिति में, मतलब यहाँ पे केवल एक हल जो है इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोलते बाबू, अद्वितीय हल। और इसी स्थिति में आपको देखो यहाँ पे सवाल क्या कहता है, सवाल देखो कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हल करना है बाबू। इस स्थिति, जब इस स्थिति में होगा, जब इस स्थिति में होगा बाबू, तब आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालना है बाबू। यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे तो ये वाला स्थिति नहीं था बाबू, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई हल नहीं होगा तो बाबू यहाँ पे आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे x y का मान नहीं निकलेगा बाबू, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे बाबू आपका केवल एक हल हुआ, मतलब अद्वितीय हल हुआ, तो यहाँ पे बाबू आप x y का मान निकाल सकते हैं किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। यहाँ पे प्रयोग करके आप बना सकते हैं। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छा। अब आगे भी सवाल है बाबू, बताते हैं। यहाँ पे देखो तीसरा सवाल में बाबू आपको पहले चेक करना है इसका अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो बाबू वज्र गुणन विधि का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब यहाँ से बाबू इसको समीकरण आपको एक लिखना है, यहाँ पे आपको दो लिखना है बाबू। यहाँ पे a1 का मान कितना, a1 का मान 3 है, b1 का मान -5 और c1 का मान बताओ कितना है। इसको इधर ले जाएंगे तो -20 होगा c1 का मान। इसके बाद a2 का मान क्या हुआ, A2 का मान 6 होगा, B2 का मान बाबू -10 और C2 का मान कितना होगा, माइनस का बाबू 40 हो जाएगा। अब यहां से आप निकालोगे A1 बट्टा A2 निकालोगे बाबू। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, यहां से काटोगे 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप B1 बट्टा B2 निकालोगे तो B1 का मान -5 है, B2 का मान -10 है, माइनस माइनस कटेगा बाबू ऊपर नीचे है तो। अब यहां से काटेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1/2 आएगा। और इसके बाद बाबू C1 बट्टा आप C2 निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -20 बट्टा -40 बाबू। माइनस माइनस कटेगा, 1 यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे सर यहाँ पे तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ क्या है बाबू, यहाँ पे तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। A1 बट्टा A2 बराबर है, B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण का युग्म बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे समीकरण युग्म का हल जो होगा क्या होगा बाबू, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और बाबू आपसे सवाल कहता है, सिर्फ सवाल यह कहता है कि इस स्थिति में आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। और यहां पे ये वाला स्थिति नहीं आया बाबू, ये वाला स्थिति नहीं आया तो यहां पे आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। अद्वितीय हल के स्थिति में बाबू आप क्या करेंगे, यहां पे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, यहाँ पे जब बाबू ये वाला स्थिति आएगा, ये वाला कंडीशन आएगा, तब आप जाके वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप नहीं करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे आप नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल को देख लिया जाए बाबू। अगला सवाल क्या है, ये आपका इसका लास्ट सवाल है। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण आप मानेंगे। चलो यहाँ पे आप बाबू बताएंगे, यहाँ पे A1 का मान आप बताएंगे कितना है, 1 है बाबू। इसके बाद B1 का मान बताइए कितना है, तो यहाँ पे -3 आपको दिख रहा है। और इसके बाद C1 का मान कितना है बाबू, ये इस पट ये है तो माइनस का आपका 7 है। इसके बाद A2 का मान बताओ कितना, तो बाबू यहाँ पे 3 है। B2 का मान बताओ कितना, आपने सर -3 है। और C2 का मान कितना बाबू, यहाँ पे -15 है। अब यहाँ से बाबू आप अनुपात निकालोगे, A1 बट्टा A2 निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा। B1 बट्टा B2 निकालोगे बाबू तो -3 बट्टा -3, यहाँ से माइनस माइनस कटेगा, 3 का 3 मतलब एक बार में कट जाएगा। B1 बटा B2 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद C1 बटा C2 निकालोगे -7 बटा -15, यहाँ पे बाबू आपका आ जाएगा 7 बटा 15। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है बाबू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाबू A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, यहाँ पे बराबर नहीं है बाबू, नहीं बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण का युग्म बताओ जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे समीकरण का युग्म आप कहेंगे सर यहाँ पे समीकरण युग्म का हल जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा बाबू, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ में आया, अद्वितीय हल होगा। समझ में आया बाबू, यहाँ पे क्या होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समझ में आया। और यहाँ पे आपको यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है, वज्र गुणन विधि का बाबू प्रयोग करना है। अब करो, यहाँ पे लिखो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि लिखो। अब इस विधि से आपको x y का मान निकालना है बाबू, ठीक ना। इस विधि से आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 क्रॉस बनाओगे, 3 क्रॉस बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे 3 क्रॉस बनाओ और 2 क्रॉस के बीच में बराबर का चिन्ह आपको रखना है। अब बन जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आपको y का कोएफिशिएंट रखना है। तो y का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है।
इसके बाद यहाँ पे अचर पद यहां से -7, यहां से कितना माइनस का 15, यहाँ पे x का गुणांक यहां से 1, यहां से कितना 3 है बाबू, और यहाँ पे y का गुणांक, तो y का गुणांक -3 है। अब यहां से बाबू आप लोग बना लोगे आराम से, यहां पे लिखोगे x बट्टा में, इसके बाद देखो ऊपर से नीचे गुना करोगे, जिस चिन्ह में आएगा उसी चिन्ह में लिखना है। 15 या 45 बाबू, दोनों में माइनस है तो प्लस में 45 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 45 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस का बाबू 21 होगा, माइनस माइनस प्लस 7 या 21, अब प्लस में 21 आया है बाबू तो माइनस में आप लिखेंगे 21, आप बराबर। इसके बाद लिखेंगे y बट्टा में बाबू क्या ऊपर से नीचा गुना, तो माइनस का यहाँ पे 21 आएगा, देखो ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब माइनस में आपका 21 आएगा बाबू, और जिस चिन्ह में आएगा उसी चिन्ह में आपको लिखना है। नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का 15, यहां से माइनस का 15 आएगा, क्योंकि +1 है, ये आपका -15 है, ये दोनों का गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 15 होगा। अब माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में लिखो, इसको प्लस में लिखो बाबू, नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो प्लस में लिखेंगे हम लोग, चिन्ह को यहाँ पे क्या करेंगे, जो चिन्ह में आएगा उसको बदल के लिखेंगे। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा 1 बट्टा बाबू, यहाँ से गुना करेंगे -3 हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो -9 बाबू, इसको +9 लिखो। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से x बट्टा क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा आपके सर, 45 में से 21 को घटाएंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसके बाद बराबर यहाँ पे y बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, आपका यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का बाबू 6 हो जाएगा। अब बताओ, अब यहां से क्या करोगे, एक बार आप x वाला के बराबर इसको करोगे बाबू 1/6 को, यहाँ पे x वाला क्या है तो आप कहेंगे सर x वाला है x/24 है, इसको बराबर करेंगे 1/6 के साथ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x बराबर आपका 24 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 24/6 हो जाएगा, काटेंगे बाबू 4 बार में कटेगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, एक बार y बट्टा -6 के बराबर आप करेंगे 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y बराबर -6 हो जाएगा, y बराबर -6/6 होगा, काटेंगे 1 बार में कटेगा 6, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो बाबू x का मान यहाँ से कितना आएगा 4, y का मान -1 आएगा, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे अतः x बराबर यहाँ पे लिखेंगे बाबू आप x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर कितना तो 4, और y बराबर कितना, y बराबर आप लिखेंगे -1। यही बाबू आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो तो बाबू इतना ही तक हम लोग आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद लास्ट कल की क्लास में हम लोग यहां से चलेंगे, 2 नंबर सवाल से चलेंगे बाबू कल की क्लास में। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और समय भी हो चुका है। तो आप लोग बताएंगे बाबू आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है।